नमस्कार। देश हित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। वो चार खबरें सबसे पहले हमेशा की तरह आपको बताऊंगा जो तमाम खबरों के साथ आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या 15 अगस्त से पहले मस्जिद से दंगे का प्लान था? क्या इसरा के इशारे पर ही नूह को जलाने का प्लान बनाया गया था? देश के सबसे बड़े दंगा जोन से स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर जिन दुष्कर्मियों ने बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उन्हें योगी फोर्स ने कैसे दंड दिया, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको। रात 8:27 पर दिखाऊंगा कि क्या फील्ड मार्शल मुनीर ने बॉर्डर पर युद्ध छिड़ दिया है और पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर भारत ने सूरमा तैनात कर दिया है। कौन है ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा भी देश हित में तमाम खबरें हैं जो आपके सामने एक एक करके आती रहेंगी, लेकिन अब आप देखने जा रहे हैं देश हित की कवर स्टोरी। बुधवार को हरियाणा का नूह एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा। पथराव हुआ, आगजनी हुई, घंटों दहशत और अफरा तफरी का माहौल हुआ। अब उस शख्स का नाम और चेहरा सामने आ गया है जिसके इशारे पर 15 अगस्त से पहले नूह को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश रची। यह सब हुआ इसरा के इशारे पर। ये सब इसी के इशारे पर। कौन है ये इसरा और कैसे इसने हिंसा की आग भड़काई, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरी रिपोर्ट आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी और साथ ही ये भी बताएगी कि बुधवार को नूह में जो कुछ हुआ उसका कनेक्शन 2023 में हुए नूह के दंगों से कैसे जुड़ा। देखिए, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया मस्जिदों में, अनाउंसमेंट ये कर दिया कि भाई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया, इस्लाम खतरे में है। ये जो घर है इसरा का है। इसरा, यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिस पर आरोप है कि इसी के इशारे पर हरियाणा के नूह जिले का फिरोजपुर झिरका इलाका मंगलवार को सुलग उठा। छतों से पथराव हुआ, कांच की बोतलें फेंकी गई, इसके साथ ही एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों ने दुकानों में भी आग लगा दी। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मुंडका गांव के पास सड़क पर गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसरा का बेटा अपनी कार और कुछ ट्रॉले सड़क पर लगाकर समर्थकों के साथ बियर पी रहा था। उसी समय मुंडका गांव का एक युवक बाइक से वहां पहुंचा और सड़क से गाड़ियां हटाने को कहा। इस बात पर बहस हुई और इसरा के बेटे ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाइक वाले युवक के सर पर दे मारी। बाइक सवार युवक ने अपने परिजनों और गांव के दूसरे लोगों को फोन करके बुला लिया। इधर इसरा के बेटे के समर्थक भी पहुंच गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। आरोप है कि ये सब इसरा नाम के शख्स के इशारे पर हुआ। उसने मस्जिदों से ऐलान करवाया और उसी के बाद हिंसा भड़क उठी। इसरा नाम का है और उसने अपने क्या नाम है उसके लड़के हैं, उसने अपना ग्रुप बना रखा है और जो भी नेटवर्क बना रखा है उसने, वो जब भी कोई क्राइम करता है, किसी हिंदू पे हमला करता है, सबसे पहले वो मस्जिद में अनाउंसमेंट करवाता है। कल भी उन्होंने दोनों मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवा दिया कि हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है, भाई मुसलमानों इस्लाम खतरे में, मुसलमान भाइयों सभी दल बल के साथ और हथियार लेकर सब बॉर्डर पहुंचो। आध घंटे पौन घंटे में हजारों की तादाद में वहाँ लोग पहुंच गए। इसरा इस इलाके का दबंग शख्स बताया जा रहा है। आरोप है कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मुंडका गांव के पास उसने जमीनों पर अवैध कब्जा कर घर बना रखा है। बुधवार को हिंसा के दौरान मस्जिदों के अलावा उस घर से भी हिंदुओं और पुलिस वालों पर पथराव किया गया। देखिए कैसे इसरा के घर से छोटे छोटे बच्चे भी ईंट और पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले से ही इसरा के घर की छत पर ईंट और पत्थर जमा करके रखे गए थे। जो पथराव है वो इस छत से भी हो रहा था, यानी कि इस हिंसा से जिसका लिंक है इसरा, उसकी छत से नीचे जो है पथराव किया जा रहा था। नीचे पुलिस पर पथराव हो रहा था, बोतलें फेंकी जा रही थी, जो आगजनी है वो यहाँ पर चल रही थी। और इसी के साथ आप यहाँ देखें, ये जो ईंट के पत्थर हैं, ईंट के जो टुकड़े हैं, उनको यहाँ पर छोटा करके नीचे उनको फेंका जा रहा था।
तो ये पूरा जो इंसिडेंट है उसका सबसे बड़ा स्पॉट है और उसको लेकर के जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। बुधवार को नूह में हुई हिंसा का साल 2023 कनेक्शन भी निकला है। मुंडका गांव के प्रधान का कहना है कि 2023 में नल्हड़ मंदिर की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही इसरा का परिवार मुंडका गांव के लोगों से रंजिश पाले हुआ था। बुधवार को उसने उसी हिंसा का बदला लिया। इन्होंने क्या हुआ 2023 से जो हिंसा हुई थी नूह में, उससे उन्होंने उसी दिन से इन्होंने हमसे रंजिश रख ली कि किसी दिन मौके आने पर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब तो तुम बच गए हो, लेकिन अब तो क्या नाम है आगे आने वाले समय में हम आपको यहाँ से बेदर्द कर देंगे और इस गांव से आपको निकाल कर भगा भगा के मारेंगे। जी मीडिया की टीम हिंसा के आरोपी इसरा के घर भी पहुंची और उसके परिवार वालों से बातचीत की। इन लोगों का कहना है कि पथराव की शुरुआत हिंदू पक्ष की ओर से हुई थी। उनकी तरफ से बचाव में पत्थरबाजी की गई। इसरा के परिवार में कई लोग हैं, उनके जो बेटे हैं वो भी हैं और यहाँ पर जो उनकी घर में जो लेडीज़ हैं इनसे बात करेंगे और आखिरकार में यहाँ पर समझेंगे कि जो इसरा हैं उनका किस तरीके से जो नाम है वो ले रहे हैं और अब इनका क्या कहना है, तो इस पर इनसे बात करते हैं। जब पत्थर उतर नीचे से आई है बोतल वोतल भाई अपनो बचाव सब करे ना फेंको, नीचे से आया पर लू तो अपने सभी कोई करे बचाव। हिंदू पक्ष का दावा है कि बुधवार को हिंसा इसरा के ही इशारे पर हुई, लेकिन इसरा के परिवार की कहानी कुछ और ही है। बहरहाल बुधवार को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित कर लगातार तफ्तीश की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर पुलिस बल की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नूह के इस खलनायक ने जो किया है उसने एक बार फिर सांप्रदायिक चिंगारी को भड़का दिया है। मामूली विवाद को हिंदू मुस्लिम विवाद की शक्ल देना और अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसरा ने हरियाणा के नूह को जला दिया। नफरत की जो आग कल लगी उसके निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। आबो हवा में घुलते जहर से पनपती कट्टरता ही नफरत की आग को हवा देती है, जिसमें इंसानियत जलती है और अमन चैन भाईचारा सब धुआं धुआं हो जाता है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये फूके हुए वाहन, बिखरी दुकानें, सुलगती जमीन और हिंसा के सैकड़ों निशान। ये हरियाणा है जिसका नूह जिला देश का सबसे बड़ा दंगा जोन बनने पर आमादा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है उसका ट्रेलर आप देख चुके हैं। अब जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में हिंसा की हर कहानी देखिए। आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। जब यहाँ पर कार खड़ी थी तो उसके बाद में विवाद होता चला गया। 2 समुदाय के बीच में विवाद हुआ और फिर दोनों तरफ से पथराव किए गए, पत्थरबाजी हुई और इसी के साथ बोतलें जो हैं वो भी एक दूसरे पर चलाई गई, जिसके बाद से कई लोग जो है इसमें घायल हुए। नूह के फिरोजपुर झिरका में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और कांच की बोतलों से हमले की तस्वीरें डराने वाली। ऐसा ही बवाल ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान 2023 में भी नूह में हो चुका है। माहौल खराब ना हो तभी तो हालात संभालने के लिए हरियाणा के साथ ही राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस तैनात। नूह में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है, जहां पर कि नूह जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गांव हैं जिसमें कि मुंडका गांव है जो कि हरियाणा में आता है और राजस्थान में आता है हाजीपुर गांव। इसी इलाके में हिंसा हुई है और उसके बाद में हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई। हिंसा भड़कने का डर इसलिए भी था क्योंकि नूह हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर का जिला है। विवाद भी दोनों राज्य के लोगों में हुआ। 2011 की जनगणना के मुताबिक नूह की जनसंख्या 10,80,000 से ज्यादा है। यह हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है जिसमें करीब 80% मुस्लिम आबादी है। क्या आबादी का संतुलन भी बार बार हिंसा की वजह है? कुछ हिंदू तो यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इसे खारिज कर उल्टा आरोप लगाते हैं। हमें पूजा अर्चना के लिए भी सोच समझ के जाना पड़ता है। ये लोग ऊपर से पत्थरबाजी कर देते हैं। इनका यही काम है जी,
कई बार जो है इन्होंने आग दंगे करते हैं, मतलब हर आदमी को वो करते रहते हैं। ये मोटरसाइकिल में आग लगाते हैं, झोपड़ी में आग लगाते हैं, रोड पे इकट्ठे करते हैं, टेरों में आग लगाते हैं। तो कोई लड़ाई ना, कोई भिड़ाई ना, कोई बड़ा करना आपस में होगी, हम उनको बीच बिचाव कर दियो। पीछे जब एकदम से आया है, जब उन्हें तोड़ फोड़ करी, जब जाके लड़ाई हुई है, उन्होंने थप्पड़ दगे रख दिया। फिर मौजूदा पे जब दे लिया तो उसी पे कहा सुनी होने के बावजूद अब हमारे आदमी तो कम थे, वो पूरा गांव आ गया। दोनों ओर के अपने दावे हैं, लेकिन हिंसा के जो सबूत सामने आए उसको देखकर सवाल उठ रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत बोतल और पत्थरों से हमला किया गया। आरोपी इसरा के घर तो इसके सबूत भी मिले। ये जो आप देख रहे हैं कांच के टुकड़े, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार ये जो कांच के टुकड़े हैं ये इनकी छत पर हैं। ऐसी बोतलें जो आप देख रहे हैं, इन बोतलों को नीचे फेंका गया और इसकी वजह से जो हिंसा है वो ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये पत्थर हैं, छोटे छोटे जो ईंट हैं, वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाई, इस पूरे एरिए में इन्हीं परिवार के लोगों ने इसकी सफाई की है। और इसी के साथ यहाँ पर ये पत्थर देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद कैसे बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया और फिर यहीं ईंट पत्थर चलने लगे। एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, लोगों ने दुकानों को भी आग लगाई। इसी के साथ अगर आप देखें और समझे कि यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टायर और पंचर की दुकान थी जिसको कि सबसे पहले आग के हवाले किया गया। जो यहाँ पर टायर रखे थे उनमें आग लगाई गई और उसके बाद जितना भी सामान था सब में आग लगा दी गई और इस पूरे इलाके में दहशत पैदा हो गई। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझे, यहाँ पर ये जो दूसरी दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स थी, पानी था और जो भी सामान था सबके साथ में तोड़फोड़ की गई। जिन लोगों ने भी नूह को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची है, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। हिंसा की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं और अब बारी है कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरा लगा है और इसकी फुटेज के जरिए पुलिस उन उपद्रवियों तक भी पहुंचने की कोशिश में जुटी है ताकि को पकड़ा जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि इस पूरे इलाके में जो माहौल खराब करने के लिए उन जो लोग थे, दोनों समुदाय के लोग थे, वो दोनों जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे पर बोतलों से हमला कर रहे थे। कैमरामैन मुकेश के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, हरियाणा, नूह। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली में आवारा कुत्तों से ये जुड़ा हुआ मामला है, जहां सीजेआई ने सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की नई बेंच कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आज कुछ वकीलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच के विरोधाभासी आदेश होने पर दलील देते हुए सीजेआई से दखल देने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मतलब है अपनी जिंदगी को नर्क की आग में झोंकना, क्योंकि ऐसा करने वालों को सीएम योगी छोड़ते तो है नहीं। बलरामपुर में ऐसा ही हुआ। एक दिव्यांग बेटी के साथ हवस के भूखे भेड़ियों ने हैवानियत को अंजाम दिया तो योगी फोर्स ने 24 घंटे के भीतर उनकी करनी का ऐसा दंड दिया कि अब वो दोबारा किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाती। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण कंस जैसी दुर्गति तो तय है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर दिया गया ये सीएम योगी का वचन है और उनका वचन ही शासन है। इसकी गवाह है ये तस्वीरें। दर्द से कराहते और लंगड़ाते ये वही हवस के भेड़िए हैं जिन्होंने एक दिव्यांग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। अब ये कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। योगी फोर्स ने इन्हें इनकी करनी का भरपूर सबक सिखाया है। मंगलवार को बलरामपुर में बीच सड़क बदहवास होकर भागती 21 साल की एक दिव्यांग युवती का वीडियो वायरल हुआ था। युवती भाग रही थी और 4 बाइकों पर सवार कुछ युवक उसका पीछा कर रहे थे। ये वीडियो एसपी आवास के बिल्कुल नजदीक का था, लिहाजा जिसने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। खुलासा हुआ है कि ये वही युवती थी
जिसे इन दरिंदों ने अगवा कर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। ये वीडियो दुष्कर्म से पहले का है। युवती इन दरिंदों से बचने के लिए भाग रही थी और बाइक पर सवार ये हैवान उसका पीछा कर रहे थे। इन्होंने युवती को पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का भागते हुए ये वीडियो 11 अगस्त की रात का है, जब वो ननिहाल से अपने घर लौट रही थी। उसी दिन उसे अगवा कर हैवानियत को अंजाम दिया गया। पीड़ित घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और तब ये सीसीटीवी सामने आया। मामला बेटी की सुरक्षा से जुड़ा था। वीडियो एसपी आवास के पास का था, लिहाजा कानून व्यवस्था सीधे सवालों के घेरे में। ऐसे में योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आ गई। वो जानती थी कि सीएम योगी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। टीमें गठित की गईं, सीसीटीवी खंगाले गए तो हैवानों की पहचान हो गई और पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों को धर दबोचा। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन 2 व्यक्तियों को आज रात पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है। सीएम योगी कहते रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा करने की हिमाकत करेगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। और कानून के डंडे ने बलरामपुर के दुशासनों को अपनी चपेट में ले ही लिया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि योगी फोर्स ने दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले राक्षसों को धर दबोचा। न सिर्फ धर दबोचा बल्कि उनकी हालत ऐसी कर दी कि अब वो कभी भी किसी भी बेटी के साथ गंदी हरकत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तिलक और कलावा सनातन की निशानी है, परंपरा और आस्था का विषय है, लेकिन इन दिनों में इसे कुछ लोगों ने विवाद का विषय बना दिया। और ये सब हो रहा है शिक्षा के मंदिरों में, जहां टीका कलावा हटाने की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है देश की राजधानी के पास गाजियाबाद से, जिसका अनोखे अंदाज में विरोध किया गया। कॉलेज के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते लोग और जय श्री राम का नारा लगाते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की है, जहां हिंदू संगठन के लोग और छात्रों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गाजियाबाद में सरकारी राजकीय विद्यालय की लड़कियों के माथे से टीका हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने आज नाराजगी व्यक्त करते हुए स्कूल के बाहर नारेबाजी की। काफी संख्या में स्कूल के जो है के नारे लगाए और साथ में कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अब इस पूरे हंगामे की वजह जानिए। आरोप है कि इंटर कॉलेज की टीचर यहाँ पढ़ने वाली छात्रों के माथे से टीका मिटाकर और कलावा काटने के बाद ही उन्हें एंट्री करने देती हैं। इस बात को लेकर गुस्से में आए परिजनों की कॉलेज टीचर और प्रिंसिपल के साथ जबरदस्त नोकझोंक हुई। बेटी मेरी मनु शर्मा और सोनी शर्मा 2 बेटियां हैं। तीसरी बेटी यहाँ से निकालनी पड़ी है इनके व्यवहार की वजह से। बच्चों ने बताया कि तिलक के लिए और कलावे के लिए ये भगा देते हैं। तिलक के लिए बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा ही शौक है, मंदिर में जाके पढ़ो, ये मुंह उठा के चले आते हैं। कुछ पेरेंट्स ने तो टीचर पर छात्रों को धमकाने, बदसलूकी करने और फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। दोषी टीचरों पर कार्रवाई की मांग की है।
इसकी बायोलॉजी की मैडम है अर्चना मैडम। तो ये जो है इस आपस में बात की कि ठीक है मैं फिर शिकायत करूंगी, बोली कितनी भी शिकायत कर दो ये फेल कर देंगे। फिर होते होते ये बात इसने अपनी सारी लड़ी, क्योंकि नया एडमिशन है, बच्चा डर गया कि फेल कर देंगे, और मैडम ने कहा मैं तो ऐसे ही निकालूंगी। उधर स्कूल की प्रिंसिपल ने हिंदू संगठन और अभिभावकों के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और हंगामा कर रहे लोगों की वीडियो भी बनाई। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही कोई टीचर मना करती, ना ही गेट पे मना किया जाता। स्कूल में हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी पहुंची, लेकिन हिंदू संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में ही स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग और बच्चे के माँ बाप है वो ये मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों को टीका लगाने के स्कूल पहुंचने के बाद उनका टीका हटाया गया, कहीं ना कहीं उनको डराया धमकाया गया, परीक्षा में फेल होने की बात कही गई और साथ में ये कहा गया यदि टीका लगा के आओगे और ऐसे ही करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम भुगतना होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉलेज प्रशासन के निर्देश पर छात्रों का टीका और कलावा हटाया गया, और अगर ऐसा है तो फिर आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बस कल का दिन बीच में है, फिर हिंदुस्तान की आजादी का महाउत्सव मनेगा, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। इसलिए तो आज से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान का आगाज कर दिया। देश भर में तिरंगे की शान का शो देखिए। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्तों का सैलाब उमड़ा है और उनकी अगुवाई करते योगी आदित्यनाथ जो हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आजादी के जश्न का आगाज करते हुए योगी तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री के साथ में हैं दोनों डिप्टी सीएम, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी ओर ब्रजेश पाठक। 15 अगस्त से पहले देश की आजादी के जश्न के लिए उत्तर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तिरंगा थामकर इसका आगाज किया। योगी ने अपने आवास के ऊपर तिरंगा लगाया और उसके साथ सेल्फी भी अपलोड की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, हमारी एकता का उद्घोष, हमारी अखंडता का संकल्प, हमारी संप्रभुता और गौरव का अमर प्रतीक हमारा तिरंगा। आइए हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बने। जय हिंद। सनातन के प्रहरी और महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान तिरंगा है। इसीलिए तो राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली। अपने आवास से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। योगी की देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है। वो हमेशा राष्ट्र प्रथम मंत्र को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तिरंगा यात्रा में वो साफ झलक भी रहा है। उप मुख्यमंत्रियों और मंत्री विधायकों के साथ योगी शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। सेना का सम्मान, तिरंगे को अपनी शान मानने वाले योगी ने सभी लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर तिरंगा लगाया। भव्य तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं।
एमपी के खजुराहो में स्कूली बच्चों ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर भव्य तिरंगा आकृति बनाई, तो हरियाणा के करनाल में किसानों ने भी ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा निकाली। राजस्थान के सबसे ऊंचे माउंट आबू शहर में भी देशभक्ति का ऐसा ही नजारा दिखा। जम्मू कश्मीर में भी कई जगह भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। श्रीनगर की डल झील पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोपिया जिले में आसमान से देखिए कैसे तिरंगा लहराते हुए देशभक्तों का रेला निकला है। डोडा में भद्रवाह पुलिस की तिरंगा रैली में भी गजब नजारा दिखा। स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों ने कई फीट लंबा तिरंगा फहराया। हिंदुस्तानियों की देशभक्ति और भारत माता की जय के नारों की गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक जा रही है। मुनीर एंड कंपनी को यह आवाज खंजर की तरह चुभ रही होगी, क्योंकि हिंदुस्तानी अपनी आजादी का उत्सव मना रहे हैं और भारत विरोधियों को करारा जवाब भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चांदनी चौक दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो दिल्ली की न केवल पहचान ही है बल्कि दिल्ली की शान भी है, और दिल्ली के इसी इलाके की 1240 इमारतों पर मंडराने लगा है खतरा। चांदनी चौक के कूचा महाजनी में 1240 बिल्डिंग में सीलिंग के नोटिस ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं और इन अवैध इमारतों को सील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर चुका है, जिसके बाद व्यापारियों को बुलडोजर एक्शन का डर सताने लगा। अवैध कब्जे पर चला रेखा फोर्स का बुलडोजर। गोविंदपुरी टू लोनी अतिक्रमण पर एक्शन। दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ रेखा फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है और जहां भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। गोविंदपुरी से लेकर पूर्वी दिल्ली के लोनी तक ये एक्शन जारी है, यानी साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में चलने वाला बुलडोजर अब सेंट्रल दिल्ली की ओर घूम रहा है, जिसकी वजह से अतिक्रमण करने वालों की बेचैनी बढ़ गई है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में अब रेखा फोर्स का एक्शन होने वाला है। ये एक्शन कूचा महाजनी में होगा और इस एक्शन की जद में 10, 20 या 100, 200 नहीं बल्कि 1240 इमारतें आएंगी। जी हाँ, सही सुना आपने। चांदनी चौक के कूचा महाजनी में 1240 इमारतों को जल्दी सील किया जाएगा। इलाके में अवैध निर्माण वाली दुकानों में सीलिंग के नोटिस भी लग चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से व्यापारी दहशत में हैं। कमिश्नर के जाने के बाद फिर दोबारा हमसे हेयरिंग करवाते कि भाई आपके कागजों में कोई कमी है वो दोबारा करवाओ। उसके बाद अब ये 8 महीने 9 महीने हो गए, उसके बाद आज फिर उन्होंने चस्पा लगा दिया। एमसीडी जबरदस्ती का अत्याचार कर रही है यहाँ पे व्यापारियों को, और कुछ नहीं, सिर्फ ये सब पैसे खाने के लिए सारा गेम चल रहा है। उनको भी सब चीज़ पता है, क्योंकि उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ही ऑलरेडी, उन्हें हमें देने की जरूरत नहीं है कोई चीज़। 3-3 बार हम सारे पूरे फाइल बना के सारे सेट बना के उनको दे चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले चांदनी चौक के ही कटरा मिल इलाके में 2 दुकानों में सीलिंग हुई थी, जिसके बाद से वहां व्यापारियों में आक्रोश है। दुकानों की सीलिंग का व्यापारियों ने जमकर विरोध भी किया था। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कब से आपका व्यापार यहाँ चल रहा है? मेरी दुकान 2005 से है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2005 से हम काम कर रहे हैं। पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास, हमने पूरा जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भरी है, हमारे पास वहाँ का वैट सर्टिफिकेट है, GST है, सब कुछ है हमारे पास। और पक्की रजिस्ट्री होने के बाद, नक्शा पास होने के बाद ये आज नोटिस टांग के चले गए और वो कह रहे हैं 24 घंटे में खाली करो। सराफा व्यापारियों का कहना है कि अगर यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई होती है तो करीब 500 से ज्यादा व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को लेकर सील करने के लिए आदेश दे चुका है।
जिसके बाद से ये कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको। खबर यह है कि राहुल गांधी अपना बयान वापस लेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह जानकारी दी है। बिना राहुल की सहमति से दी गई थी अर्जी, वकील ने कहा है। पहले अर्जी में बताया था जान का खतरा। सावरकर पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। मानहानि के मामले में अर्जी अब वापस ली जाएगी। वकीलों का कहना है कि राहुल की सहमति के बिना ये अर्जी दी गई थी, जिसमें उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया था, लेकिन अब वो अपना बयान वापस लेंगे, अर्जी वापस ली जाएगी। शाम को ही ये खबर आई थी कि राहुल गांधी ने सावरकर मामले में अपनी जान को खतरा बताया है, लेकिन अब उनके वकीलों की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि बिना राहुल के सहमति से ये अर्जी दी गई थी। पहले अर्जी में जान का खतरा बताया गया था, लेकिन अब अर्जी वापस ली जाएगी। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बॉर्डर पर फिर से जंग छेड़ दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान की बैट आर्मी की कायराना हरकत सामने आई है। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की बैट आर्मी की साजिश नाकाम करने के ऑपरेशन में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि जल्दी ही पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। शहबाज और मुल्ला मुनीर की जोड़ी को भारत के हाथों पिटना अच्छा लगता है। पाकिस्तान की सेना को हिंद के जाबाजों से मार खाना अच्छा लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे बुरी तरह से पीटा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज इस पिटाई को भूलकर फिर से बॉर्डर पर नापाक हरकतों को अंजाम दे रही है। एलओसी पर उसकी बैट आर्मी की कायराना हरकत सामने आई है। एलओसी पर लौटी मुल्ला मुनीर की बैट आर्मी। बैट आर्मी यानी पाकिस्तानी फौज की वो खूंखार टीम जो अपनी बर्बर हरकतों के लिए जानी जाती है, जो कहने को तो पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में वो बेरहम हत्यारों का दस्ता है। बैट कहने को तो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिकों का एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में आतंकियों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें हमला करने वाले इलाकों की जानकारी होती है। बैट के आतंकी एलओसी पर 1 से 3 किलोमीटर तक हमलों को अंजाम देते हैं। बैट की टीमें आतंकियों को सीमा पार से हथियार तक मुहैया करवाती हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक अभी पुंछ, राजौरी, मेंढर, कृष्णा घाटी और भिम्बर गली के नजदीक बैट की टीमें मौजूद हैं, जो जंगलों के रास्ते आतंकियों को कश्मीर में एंट्री करवाने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। मुनीर की फौज के इसी दस्ते ने उत्तर कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन हिंद के जांबाजों ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। बताऊं आपको, टीका पोस्ट जो चुरिंदा गांव उड़ी सेक्टर में पड़ता है, वहां बताया जा रहा है कि एक बैट एक्शन को फाइल कर दिया गया है। बैट मतलब बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान ने 2014 में पहली बार ये एक्शन टीम जो है सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के साथ साथ या तो लश्कर तैयबा के आतंकी या फिर जैश ए मोहम्मद के आतंकी रहते हैं, जिनको स्पेशल कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है। वो एक चौकी को एंगेज करते हैं नियंत्रण रेखा पर, ताकि दूसरी तरफ से जो है घुसपैठ करने वाले जो आतंकी हो वो भीतर आ सके। तो इसी तरह की कोशिश जो है टीका पोस्ट में की गई, जो चुरिंदा गांव में पड़ता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि बैट एक्शन जो है था या इन्फिल्ट्रेशन बिड था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैट एक्शन को फाइल किया गया। साफ है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद किए गए भारतीय सेना के पलटवार से अभी सबक नहीं लिया है, वरना वो बैट एक्शन जैसी साजिश को अंजाम नहीं देता। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की यह हरकत इस बात का इशारा है कि वो एक बार फिर से पिटना चाहता है। वो भारत को फिर से उकसा रहा है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो तक के सुरों में भारत से फिर से भिड़ने की ख्वाहिश झलक रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी
तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। अगर उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएट किया तो दिस टाइम वी विल नॉट जस्ट टारगेट द बॉर्डर एरियाज और प्लेन रोमिंग अराउंड इन बॉर्डर एरिया स्पेस। हम फिर जो है फिर इट विल बी समथिंग टू फिनिश दिस थिंग इन ए वे के इफेक्टिवली ये फिर ये कि नहीं हर दूसरे तीसरे दिन जंग की धमकी दे दें और जंग को स्टार्ट कर। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। साफ है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को भूलकर फिर से जंगी तराना छेड़ रहे हैं। उनके बयान और उड़ी में हुआ ताजा बैट एक्शन गवाह है कि पाकिस्तान की फिर से भारतीय फौज के हाथों पिटने की बड़ी तमन्ना है। भारत ने भी इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो उसकी तमन्ना जल्द पूरी भी की जाएगी। If Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. बॉर्डर पर बैट का एक्शन उस जंग का ट्रेलर है जो पाकिस्तान दिखा रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारतीय फौज ट्रेलर पर नहीं पूरी पिक्चर दिखाने में यकीन रखती है। और अगर वो बाज नहीं आया तो बहुत जल्द हिंद के जाबाज उसे ये पिक्चर दिखा भी देंगे। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे सुंदरबनी इलाके में सेना ने ड्रिल किया। दूसरी ओर कुपवाड़ा में स्वदेशी फील्ड गन की फायरिंग टेस्ट की गई। जो मुल्ला मुनीर एंड गीदड़ भब की गैंग भारत को धमकियां दे रहे हैं, उन्हें आज ये तस्वीरें सोने नहीं देंगी। दुश्मन की छाती को चीर देने वाला हथियार और कटीले तार के उस पार देखने वाली सजग आंखें हिंदुस्तान के सूरमा पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काफी हैं। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी रेंजर्स के होश उड़ गए होंगे। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके में आर्मी ने ड्रिल की है। हाथों में ऑटोमेटिक राइफल, डॉग स्क्वाड से तलाशी, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पाकिस्तान की हर हरकत पर हिंदुस्तान की फौज की 24/7 नजर है। भारतीय सीमा पर पहरेदारी कर रहे ये जवान इस बात की गारंटी है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस सरहद की निगहबान हो ये आंखें। अचूक मारक क्षमता, ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन, दुश्मन के ठिकानों पर सटीक प्रहार। 105 mm फील्ड गन तैयार। सर्वत्र इज्जतो इकबाल, मतलब हर जगह सम्मान और गौरव के साथ भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट इसी आदर्श वाक्य के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी करती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जब 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके कुछ वक्त बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताबड़तोड़ गोले बरसाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। भारतीय सेना की स्वदेशी 105 mm फील्ड गन ने पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया। भारतीय सेना के पास जो फील्ड गन है वो स्वदेशी है। इसका एम्यूनेशन भी स्वदेशी है। फील्ड गन की रेंज 17 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर से लेकर 11 से 12 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान की सारी पोस्ट आ जाती हैं। इसीलिए भारतीय सेना की ओर से सबसे ज्यादा फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फील्ड गन हल्की होने की वजह से ऊंचाई वाली जगहों के लिए मुफीद होती है। हल्की होने की वजह से ईस्टर्न लद्दाख में भी चीन के साथ तनाव के वक्त सबसे ज्यादा 105 mm तोपें ही तैनात की गई थी। भारतीय सेना के पास फील्ड गन के अलावा 130 mm की गन भी है, लेकिन ये संख्या में काफी कम है। 155 mm की बोफोर्स गन, धनुष और M777 भी LOC पर तैनात है। लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सबसे पहले 105 mm फील्ड गन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में 15 अगस्त को नॉनवेज पर
बैन और नॉनवेज बैन पर छिड़ा विवाद जो शुरू हुआ है तो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो बात संजय राउत ने कही वो बात शाकाहारी लोगों को खल गई। संजय राउत मीट बैन के फैसले का विरोध करते करते पूरी और श्रीखंड को कोसने लगे। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार लोगों के खाने की पसंद को नियंत्रित करने में दिलचस्पी नहीं रखती। 15 अगस्त को कुछ शहरों में कसाई खाने बंद करने के फैसले पर उठा विवाद गैर जरूरी। तुम्ही महाराष्ट्राला काय नपुसंक बनवताय का? ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए, हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में मांस की बिक्री पर बैन के मुद्दे पर बवाल मच गया है। मीट चिकन पर राजनीति गरमाई कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के फैसले के बाद, जिसने 15 अगस्त के दिन इस पर बैन लगा दिया। सबसे पहले विरोध में एनसीपी के जितेंद्र आहवाड़ कूदे और ऐलान कर दिया कि हम तो नगर पालिका के सामने ही चिकन मटन पार्टी करेंगे। तुमको जो करना है करो ना, तुमको नहीं खाना मत खाओ, 10 दिन उपवास करना है करो, हमको बोलते हैं क्या मत करो, पर हमको अगर खाना है, हमको अगर खरीदना है तो आप कौन होते बोलने वाले कि नहीं करो, खरीदो मत, बेचो मत, ये मत करो, वो मत करो, तुम कौन होते हो? नगर पालिका के फैसले का असर दिल्ली तक गूंजने लगा। असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए और संजय राउत भी। संजय राउत ने सीधे निशाना साधा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। तुम्ही महाराष्ट्राला काय नपुसंक बनवताय का? छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धावर गेले ते काय वरण भात तूप खाऊन त्यांचे मावळे लढत होते का? ते मांसाहारच करत होते चांगल्या प्रमाणात। पेशवे सुद्धा मांसाहार करत होते, बाजीराव पेशवे, त्याशिवाय युद्धावर लढता येत नाही। आता सीमेवरचं सैन्याला सुद्धा मांसाहार करावाच लागतो ना, वरण भात तूप पोळी खाऊन श्रीखंडपुरी खाऊन नाही युद्ध लढता येत। तुम्ही महाराष्ट्राला नपुसंक करताय, नामर्द करताय। देवेंद्र फडणवीस हे फतवे मागे घ्या। महाराष्ट्र में आजादी के दिन मांस बिक्री पर बैन के मुद्दे पर विपक्ष का साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार भी दे रहे हैं। अजीत पवार का मानना है इस तरह के प्रतिबंध लगाना गलत है। ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर आस्था से जुड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। बड़े शहरों में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। भावनात्मक मुद्दा होने पर लोग ऐसे प्रतिबंध एक दिन के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश लागू किए जाते हैं तो ये मुश्किल भरा है। जब पक्ष विपक्ष इस सबसे सहमत नहीं तो फिर फैसला क्यों? क्या 15 अगस्त को भी किसी धार्मिक त्योहार की तरह मनाने की सोच और तैयारी है? जाहिर है कि जिन भी नगर पालिकाओं ने ऐसे फैसले दिए हैं उन्हें ही जवाब देना है, क्योंकि सवाल आजादी दिवस के दिन नागरिकों की आजादी का भी है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका द्वारा 15 अगस्त को मीट शॉप और जानवरों के कत्ल खाने को बंद करने के फैसले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उसने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये महानगर पालिका ने हमें नहीं सिखाना चाहिए। ये हमको बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने, राज्य घटना ने हमें बताया है, हमको ये अधिकार दिया है, मूलभूत अधिकार, कि मैं मेरा खुद सोच सकता हूँ मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। नॉनवेज नहीं खाना है तो मुझे लगता है अभी ये साल इनको क्या याद आ गया, 88 का कायदा कौन सा याद आ गया और इन्होंने आज जो फरमान निकाला है तो मेरे ख्याल से सरासर गलत बात है। उनके पेट पर पैर दे करके फेमस होने का काम अभिनव गोयल जी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था 150 साल की कैद के बाद, तो उस दिन हमने क्या खाना है क्या पीना है ये हमारा मतलब राइट्स है। स्वतंत्रता दिवस पर मीट खाने पर बैन हो या ना हो, ये सवाल सियासत से ज्यादा व्यक्तिगत रुचि का है। यहाँ तक कि सरकार में भी जब इसका विरोध हो रहा हो तो मामला कितना पेचीदा है इसे समझा जा सकता है। बहरहाल इस पर राजनीति गरमाने का मौका संजय राउत को भी मिल गया और असदुद्दीन ओवैसी को भी। ये अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी, तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया।
15 अगस्त को कोई मीट खाए या ना खाए, ये तो व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन नगरपालिका के आदेश के बाद अगर बूचड़खाने बंद रहते हैं तो विरोध के बावजूद नॉन वेज लाइक करने वाले 15 अगस्त को मीट तो नहीं खा पाएंगे। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के मामले में नया मोड़ आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। नई बेंच कल से सुनवाई करेगी। उधर दिल्ली एमसीडी डॉग लवर्स के साथ एक कमेटी बनाएगी। डॉग लवर्स एमसीडी को 5000 वॉलंटियर्स देंगे। वहीं कबूतर खाना मामले पर भी आज प्रदर्शन हुआ। कुत्ता और कबूतर, हंगामा जमकर, क्योंकि देश में इन दोनों के लिए इस वक्त बड़ी बहस छिड़ी है। एक तरफ दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने और दूसरी तरफ मुंबई में कबूतर खानों को बंद करने का विरोध शुरू हो गया। जानवर और पक्षी को लेकर छिड़ी लड़ाई में पहले बात महाराष्ट्र की, जहां कबूतर पर कोहराम मचा है। मुंबई में कबूतर खाने पर जैन वर्सेस मराठी होने लगा। हंगामा शुरू हो गया है। क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर बीएमसी ने 2 अगस्त को दादर में कबूतर खानों को बंद कर दिया। कोर्ट और बीएमसी का दावा है कि सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने से बीमारियां फैलने का खतरा है। इसी दावे के साथ श्री शांतिनाथ भगवान श्वेतांबर जैन मंदिर के पास बने कबूतर खाने को प्लास्टिक से ढक दिया गया, तो जिसका जैन समुदाय ने कड़ा विरोध किया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने और जैन समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और अनशन की चेतावनी भी दी। तो इसके खिलाफ मराठी एकीकरण समिति मैदान में आ गई है, जिसके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके कबूतर खाना बंद ही रखने की डिमांड की है। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाऊंगा, वो जैन मंदिर है और जैन मंदिर जहां पर तमाम जैन धर्म के अनुयायी आते हैं रोज यहां पर आकर, ये जो उसके ठीक सामने आपको कबूतर खाना जो पूरी तरह पैक है, वहां पर आकर दाना डाला करते थे, जिसको बंद कर दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब ये जो लड़ाई है वो एक अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैन समुदाय का विरोध करने के लिए जो संयुक्त मराठी संघ है वो यहाँ पर, उसके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। कबूतरों को दाना खिलाने पर लगे प्रतिबंध के मामले में फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने अभी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हालांकि बीएमसी ने कहा है कि शर्तों के साथ सुबह 6 से 8 बजे तक कबूतरों को दाना डालने की परमिशन देने को हम तैयार हैं, लेकिन जजों ने इस पर आपत्ति जताई, यानी ये मुद्दा अभी लंबा खींचेगा। सर, जो आप बोल रहे हो, जैन मुनि जो बात कर रहे हैं, आप ये कौन से हिसाब से बात कर रहे हैं? वो लोग डायरेक्टली आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायरेक्टली बोल कैसे सकते हैं? हम लोग इतने लोग आएंगे, आ जाइए। ये जैन का मुद्दा नहीं है। जैन समाज बहुत शांत समाज है, वो कभी ऐसा कभी करेगा नहीं। उनके पीछे कोई राजकारण चालू है। जैसे कबूतरों के दाना डालने को लेकर महाराष्ट्र में 2 तरह की आवाजें उठ रही हैं, वैसे ही दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर संग्राम छिड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, राजस्थान और मद्रास हाईकोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए आदेश दिए हैं। इस बीच केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों ने मिलकर राज्य सरकारों को आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। इनके मास्टर एक्शन प्लान में कहा गया है कि देश में कुल आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ है। इनमें 70% कुत्तों की नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन 1 साल के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम में भी हलचल तेज है। डॉग लवर्स के विरोध को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि आप इसको फेज वाइज कीजिए और पहले फेज के अंदर आप सभी डॉग्स को हटाने के बजाय उन्हीं डॉग्स को हटाए जिनकी कंप्लेंट आ रही है। पहले फेज में हम वही डॉग्स को हटाएंगे जो बीमार हैं या जो फ्यूरियस डॉग है जो काट रहे हैं। उसके बाद हम फिर चलेंगे कि जो नॉर्मल जो स्ट्रे डॉग्स है उनको हम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो एक्शन तो लेना होगा, लेकिन मामला तूल पकड़ रहा है तो शायद कुछ राहत भी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिमला के रामपुर में बादल फटा है और बादल फटने से स्थानीय लोगों में दहशत। हालांकि रिहायशी इलाके को खाली कराया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां अलर्ट है।
पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से झील और बादल फटने से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद अब शिमला के रामपुर में लोग दहशत में। जितने भी आसपास के रिहायशी इलाके थे उन्हें खाली करा लिया गया है एहतियातन, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां अलर्ट मोड पर है। बिगड़ते मौसम की वजह से बादल फटने की घटनाएं लगातार पहाड़ी इलाकों से सामने आई।